सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है। जबरी कर्फ्यू को 731 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। जुल्म की बेशुमार दास्तानें हैं, बयान करना मुश्किल है उनको। इस सारी सूरत हाल में अब तक कहाँ कहाँ इस मसले को उठाया गया, पाकिस्तान की क्या काविशें रहीं और आलमी बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल रहा, और क्या जो बुनियादी पोस्चर है उसमें कोई फंडामेंटल चेंजेस आए, क्या पहले से कुछ तब्दीली आई, इसी पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइंट इंडियन एनालिस्ट हैं हारिस नवाज साहब और जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन से मलिक नदीम आबिद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन मलिक साहब की तरफ मुझे पहले जाने का कहा जा रहा है। तो मलिक साहब, आप तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, ना तो भारत पे कुछ सैंक्शंस लगी हैं, ना कश्मीर में जुल्म बंद हुआ है, ना कैदी वहाँ से आज़ाद हुए हैं, ना ख़वातीन की असमत दरी का सिलसिला रुका है। क्या वजह है कि पूरा जोर पाकिस्तान ने भी लगाया, काफ़ी मुतहर्रिक रहा है, आवाज़ उठाने की कोशिश भी की गई है, जगह जगह कोई फोरम नहीं छोड़ा, लेकिन आलमी बरादरी भारत को मजबूर करने पर क्यों कामयाब नहीं हो पाई अब तक कि वो ये जुल्म बंद करे? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आपको, आपकी टीम को, बिहाइंड कैमरा टीम को और आपके तमाम ऑडियंस को सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है कि इंडिया को मजबूर नहीं किया जा सका, इंडिया पे प्रेशर नहीं डाला जा सका, आपकी बात बिल्कुल बजा है। ये उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि कश्मीर इशू सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इशू नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत पुराना और ये ख़राब हुआ केस, आप ये समझ लीजिए। और इसमें दूसरी तरफ देख लीजिए कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, जिनके दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जबकि पाकिस्तान थोड़ा सा इस वक्त आइसोलेशन की सिचुएशन में है। और माजी में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी बहुत नाकाम रही है, बहुत ज़्यादा नाकाम रही है। अभी भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इतनी परफेक्ट नहीं रही जितनी इंडिया की। और उससे भी बड़ी जो रीज़न मैं आपको अर्ज़ करूँ कि एज ए पाकिस्तानी और एज ए कश्मीरी हम समझते हैं कि हर काम इमरान खान का काम है। ये काम सिर्फ इमरान खान का नहीं, ये पूरी कौम का काम है। बिल्कुल। जिस तरह श्रीनगर में बैठे हुए जो मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, तो क्या हम अपने वक्त में से, अपने कारोबार में से थोड़ा सा वक्त कुर्बान करके कश्मीर इशू के लिए नहीं दे सकते? देखिए, मैं जिस वक्त कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पे डालता हूँ, यू वुड नॉट इमेजिन कि मेरे पीछे किस तरह हाथ धो के इंडियन कम्युनिटी पड़ जाती है। सही। एक पिछले साल हमने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, उस पर इतनी बुरी तरह इन्होंने सैबोटेज करने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है वी सक्सेसफुली सेव्ड इट। लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी इतनी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में, अपने कश्मीर इशू को सपोर्ट करने में। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम जो पाकिस्तान का एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में इस वक्त, मैं बाय द वे जिक्र आ गया तो मैं करता चलूँ कि एम्बेसडर मुनीर अकरम इज़ अ करियर डिप्लोमेट, और पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमेट्स पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड, वो यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगेन, ये मसला सिर्फ मुनीर अकरम साहब का नहीं है हल करने का, ये मसला सिर्फ इमरान खान का करने का नहीं, ये हम सब का है। अच्छा, इसमें नदीम साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये मसला सिर्फ इमरान खान के करने का नहीं है, ये सबके करने का है और मिलकर इसमें अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो आपने कहा कि पाकिस्तान कुछ आइसोलेशन में है, जिस तरीके से वज़ीर ख़ारजा को मुतहर्रिक होने नहीं नजर आए, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि हमने कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जिससे कि दुनिया भर में रब्ता ना किया हो, सबसे रब्ता किया है। पहले डिप्लोमेसी इस तरह होती थी कि एक दो लाइनें यूनाइटेड नेशन में जाके स्पीच में पढ़ दी जाती थी। इमरान खान की स्पीच आपके सामने है, तो नैरेटिव में कुछ चेंज आया है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने वहाँ बैठी कश्मीर कम्युनिटी में क्या फील किया है? क्या वाकई कोई नैरेटिव में चेंज आया है? जी, 100% चेंज आया है और यूनाइटेड नेशंस में बजाते खुद भी बहुत बड़ा चेंज आया है। खान साहब की स्पीच वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस आई हैव एवर हर्ड।
स्पेशली ऑन कश्मीर। लेकिन देखिए बात जो मैं केस आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था कि देखिए जिस तरह 5 अगस्त को 2019 को जब ये वाकया हुआ तो सबसे पहले मैंने सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस कॉल की और मुझे पता लगा कि सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के वेकेशन पे हैं। ही विल बी बैक ऑन 8th और 9th को वो यूनाइटेड नेशंस में आएंगे। उसी वक्त हमने ऑफिशियली एक ईमेल के जरिए अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। 8 तारीख को शाम को मेरी 1-on-1 सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई और 8 तारीख की शाम तक पाकिस्तान की एम्बेसडर इन यूनाइटेड नेशंस ने फॉर्मल रिक्वेस्ट मीटिंग के लिए नहीं की थी सेक्रेटरी जनरल से। अब मुझे बताइए इतना बड़ा वाकया हो जाए तो हमें तो दीवारें हिला देनी चाहिए। बिल्कुल। मैं पाकिस्तान का ऑफिशियल एम्बेसडर नहीं हूं, मैं एक एनजीओ या आईजीओ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं। अगर मैं सेक्रेटरी जनरल तक पहुंच सकता हूं और मैं सेक्रेटरी जनरल को अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकता हूं और 9 तारीख की सुबह को जो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल ने स्टेटमेंट दिया कि ये इलीगल है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और जब भी कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला होगा वो कश्मीर के अवाम करेंगे, उसमें ज्यादा हो ना हो 25, 30, 40, 50% उसमें हमारा भी हिस्सा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल आप मेरे साथ रहिएगा, मलिक नदीम आबिद साहब मेरे साथ रहिएगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज का एक खास दिन जब कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है, यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की काविशें जो एफर्ट्स वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रही हैं, उनको ओवरऑल आपने किस तरह देखा है? देखें, पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट किया, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में बात की, सिरका के मैं कश्मीर की आवाज़ हूँ और हर मौके पर कश्मीर की आवाज़ उठाई, लाइक फॉरेन ऑफ इंडिया, बट स्टिल देयर इज अ रूम फॉर डूइंग एक्स्ट्रा। इंडिया ने जो कुछ सोचा होगा, एक स्ट्रेटजी बनाई होगी 5 अगस्त को 2019 को कि पाकिस्तान क्या करेगा, हमने वही कुछ किया, उसके एक्स्ट्रा नहीं किया। तो जब तक हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो इंडिया को कैसे फिक्र होगी? और फिर इसी वजह से दिन ब दिन उन्होंने उसके बाद और कानून लिया है, डेमोग्राफिक चेंजेस का, प्रॉपर्टी परचेज करने का, बिजनेस को कब्जा करना शुरू किया। वो हर इनका जो है सिर्फ शोर मचा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स उनके साथ है, उनकी वो प्रॉक्सी है साउथ चाइना सी के लिए, फिर उसके बाद क्वाड ग्रुप बन गया चाइना को एनसर्कल करने के लिए, पाकिस्तान कुछ कर रहे हैं, अफगानिस्तान के थ्रू वो सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका कोई डर नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को आज के दिन एक न्यू प्लेज करना चाहिए कि हमने और से ज़्यादा क्या करना है कि दुनिया को पता चले कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल खड़े हैं। अगर खुदा न खासा लड़ाई हो गई तो लड़ाई की डायनामिक्स पता होती है। ब्रिगेडियर साहब, इसमें यहाँ पर हम अक्सर ये देखते हैं कि जब हम अपने वज़ीर ख़ारजा से बात करते हैं तो वो कंपैरिजन जो पेश करते हैं वो पिछली डिप्लोमेसी का और अब की डिप्लोमेसी का पेश करते हैं, ना कि इस सिचुएशन पर बात हो कि आपने जो भी एफर्ट्स की उसके रिजल्ट्स क्या हैं। या तो आपने आवाज़ उठाई, बिल्कुल आपकी बात बजा है, एग्रीड, आपने आवाज़ उठाई, आपने एप्लीकेशंस दी, आपने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब तक उसके रिजल्ट्स ही नहीं निकलेंगे, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या? देखिए सैरश, मैं यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी चाहिए। आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट यूनाइटेड नेशन में। क्या हमारे मुनीर अकरम साहब जो वहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने उनको अप्रोच किया? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने फ्रांस जो हर दफ़ा मुखातबत करते हैं उनको अप्रोच किया? क्या हमने बाकी 5 परमानेंट मेंबर्स को अप्रोच किया? 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को हमारे फॉरेन ऑफिस ने किया? ये बातें बताने की जो बहुत ही अहम है, और ये जब तक नहीं होगी अब तक कि आप नहीं कह रहे कि आप डूइंग नथिंग। यूरोपियन यूनियन को देख लें, और फिर हमने ये उनको कन्विंस करना है, 15 जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन के जिन्होंने बात सुननी है, हम उसके साथ हमें एक पोस्टर भी चेंज करने की जरूरत है। हमें हुकूमत नहीं आ गई तो बात करें, मदद शुरू करें, ये उनका लेजिटिमेट राइट है। जेनेवा कन्वेंशन में अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्जा कर लेता है तो उनका राइट है कि वो आर्म स्ट्रगल करे और उसको जिसकी मदद मांगे वो देनी चाहिए। इंडिया ने बांग्लादेश में क्या था, हमें सबको मालूम है क्या क्या था। इसी तरीके से इस्तांबुल की बात करें, सदरन सुडान की बात करें, अफगानिस्तान में देखें तो वो इंडिया ओपनली बलोचिस्तान में कहते हैं बलोचिस्तान को अलहदा करेंगे, सेपरेटिस्ट की मदद करेंगे, हम ये कर दें, हम बिल्कुल आपने ठीक कहा। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आऊँगी। मेरा मलिक साहब आपसे ये सवाल है,
अभी ये जो सिचुएशन है, आपने जैसे बोला कि पाकिस्तान को थोड़ा और मुतहरिक होने की ज़रूरत है और भी ऐसी एफर्ट्स हैं जो कि हो सकती हैं, जो कि नहीं की जा रही। कितना ज़रूरी है कैपिटल कीज़ में जाके बैठना, जाके लॉबिंग करना, जाके लोगों को इकट्ठा करना, ना कि सिर्फ फ़ोन कॉल पे आपकी बात हो जाए या फिर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दें या अपनी बात रजिस्टर करवा दें? देखिए, मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से टोटली एग्री करता हूँ। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें कही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो जो मैं अर्ज़ करूँ कि इमरान खान, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की यूनाइटेड नेशंस में। उसके बाद फॉलो अप क्या हुआ? फॉलो अप करना वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा और एम्बेसडर्स का काम होता है। उस पर कोई ख़ास फॉलो अप नहीं हुआ। 15 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनमें से मेरा ख्याल है कोई 1, 2 या 3 के अलावा किसी से बात नहीं की गई। सो मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत कुछ करना चाहिए था और बहुत कुछ अब भी किया जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा को प्राइवेट जेट लेके दुनिया के हर मुल्क का दौरा करना चाहिए था। सिर्फ टेलीफोन पे बात करने से वो तो अब कोरोना का जवाब मलिक साहब पेश कर दिया जाता है ना कि कोरोना है जिसकी वजह से उस तरह से पॉसिबल नहीं था। अब तो 2 साल कोरोना को भी होने वाले हैं। देखिए, बात यह है कि कोरोना में भी काम होते रहे। मैं एज एन इंडिविजुअल पर्सन, मैं एज ए हम्बल पर्सन, मैं कोरोना के दरमियान में मैंने तकरीबन कोई 36 ओवरसीज ट्रिप्स की हैं, 36 ओवरसीज ट्रिप्स 18 मंथ्स में। और मैं अभी कल की मैं बात आपको अर्ज करूं, कल मैं 3 अफ्रीकन कंट्रीज के एम्बेसडर से पर्सनली ज़ाती तौर पर मिल के आया हूं, उनको कश्मीर पे ब्रीफिंग दे के आया हूं। क्या वजह है कि हमारे जो वजीर खारजा हैं वो इस वक्त भी, अभी भी वक्त है, इट्स नॉट टू लेट, अभी भी वक्त है। अगर वो यहाँ से निकलें, अपने घर से निकलें, कंफर्ट जोन से निकलें और फॉलो अप करें इन चीज़ों को। ये टेलीफोन पे करने वाली बात नहीं है। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड एन इशू। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, पहले माजी में हमने देखा है कि भारत ने वाया मगरिब एक प्रेशर डाला कि कश्मीर के इशू को किसी तरीके से पसे पुश डाला जाए। मैं आपकी तरफ भी मलिक साहब आऊँगी क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं। क्या अब भी कोई ऐसा प्रेशर है जो कि वहाँ पे आपको नज़र आता हो, या फिर ब्रिगेडियर सर आपके ख्याल में कोई हकीकत अब भी इसमें है, या फिर ये बातें माजी की थी, अब ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, अभी पाकिस्तान को चाहिए कि एक बड़ा क्लियर स्टैंड करें। इंडिया जो पहले दुनिया बात के आपका बायलैटरल बन गया, ताशकंद मुआहदा है, वहाँ पे अब कौन सा बायलैटरल इशू है? इंडिया ने यूनिलैटरली उस पर कब्जा कर लिया। सो यू हैव टू पुश द यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर्ड है वो एक अभी इंटरनेशनल इशू है और यूनाइटेड नेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप कश्मीर के बॉर्डर पे तैनात है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस को रिकग्नाइज करता है डिस्प्यूट टेरिटरी। बात यह है कि हमें आप ये बातों से आगे निकलना है। रिकॉर्ड करा देना, ना कराना, डजंट मैटर टू कश्मीरी, डजंट मैटर टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, ना इससे कोई मसाइल हल होंगे। लेट्स बी फोकस। हमारा पोस्टर चेंज होना चाहिए। हमें आज के दिन कहने, इंडिया ने आपके 8 अमले सफारती इंडिया से वापस कर दिए, हमें भी सही। वाई कैंट भी आज के दिन कहते हैं कि इंडिया ने ये हरकतें कर रहा है, कश्मीर में जुल्म कर रहा है, हम 8 अपने बंदे और वहां से हासिल कर रहे हैं, ताकि पता चले दुनिया को कि 2 न्यूक्लियर पावर जो हैं वो उनके हालात डिटेरियोरेट कर रहे हैं। ये कश्मीर फ्लैश पॉइंट है, कल को बड़े हालात खराब होंगे, ना इस खित्ते में बल्कि इंटरनेशनली। जब ये लोगों को दुनिया को फिर वो भागते हुए आएंगे। अभी वहाँ पर हालात क्या है, और ये 5 अगस्त की तब्दीली तो वैसे बयान ही नहीं किया जा सकता कि वहाँ पे कितनी तब्दीलियाँ आई, कितना जुल्म हुआ। कुछ मुख्तसर से आप जानने के लिए हमने रब्ता किया। अब्दुल हमीद लोन हुर्रियत लीडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप लोग को यकीनन वहाँ पे लोगों के साथ राब्ते में भी हैं, कश्मीरियों के साथ राब्ते में भी हैं। क्या सिचुएशन है आज इस दिन को लेके, वहाँ पर क्या बता रहे हैं कश्मीरी? मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है इंतहाई गंभीर है। जहाँ 5 अगस्त के बाद मोदी ने हमारी डेमोग्राफी पे हमला किया, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, वहाँ पर बुनियादी हुकूक सलब हैं। जहाँ पर 9 से 10 लाख अफवाज हो, आप खुद अंदाज़ा करें वहाँ की क्या सूरत हाल होगी। हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, वहाँ खौफजदगी का आलम है। ख़वातीन जो हमारी हैं वो खौफजदा हैं, वो घरों से निकलना महाल समझती हैं, वो महफूज नहीं है। वहाँ चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ पुलिस नाके हैं, लोगों की तजलील की जाती है। पिछले 3 साल से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। नौजवानों का जो एजुकेशन है वो मुतासर है, उनका मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है, हमारी इकॉनमी तबाह है। वहाँ पर रिलीजियस राइट्स हमारे सलब हैं, मावरा अदालत कत्ल जो है हो रहे हैं, वहाँ पर मासूम बच्चों को फेक इनकाउंटर्स में कत्ल किया जा रहा है। और इसी तरह से वहाँ पर जो सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। हिंदुस्तान इसको
छुपाने की बड़ी कोशिश कर रहा है। ताहम 5 अगस्त के बाद वो कभी नहीं सोच रहा था ये कि कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए, लेकिन 5 अगस्त के इक़दाम ने मसले कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया। अब दुनिया के लिए अनजान मसला नहीं रहा है। वहीं आज जहाँ पाकिस्तान ये अवाम, यहाँ की हुकूमत, यहाँ के इदारे हमारे साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, दरअसल दुनिया को बावर करा रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों का पुशदीबान है और जब तक न मसले कश्मीर अपने मंतकी अंजाम को पहुँच जाता हम उनके साथ हैं। ताहम इसमें मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। हमारी सफारतकारी जारहाना होनी चाहिए। हम दुनिया के अंदर डिप्लोमेट्स को भेजें, वेल वर्सड पार्लियामेंटेरियन भेजें, इनवॉइस भेजें। हम यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर हम अपने जो हमारे मिशनर्स हैं उनसे काम ले। कश्मीर डेस्क्स कायम किए जाए। अगरचे फॉरेन ऑफिस ने पिछली दफ़ा इस चीज़ का इजहार किया था कि हम कश्मीर डेस्क्स कायम करेंगे, अभी तक वो कायम नहीं हुए। अमली तौर पे हमने आगे बढ़ना होगा। हिंदुस्तान के फोर्सेस जो है वहाँ पर वो उनके मॉरल डाउन है। हिंदुस्तान ये जंग हार चुका है, वो अब आखिरी कोशिश कर रहा है। ताहम हमने दुनिया के पास जाना होगा और जहाँ उसकी जो एट्रॉसिटीज़ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इनको हाईलाइट करना होगा। वो अपने झूठे बयानियों को जिस तरह से दुनिया के सामने ले आ रहा है, हमने हकाइक को लाना होगा। हमारा मीडिया इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हकाइक को सामने लाना होगा, मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना होगा और सोशल मीडिया ने भी इसमें बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। मैं मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपको क्या समझ आ रही है, क्या वजह है कि जिस तरह की हमने देखा कुछ रोज़ पहले की खबर है कि बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट थे जो कि दिल्ली में थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट थे, उनको पाकिस्तान आने से रोक दिया गया ताकि हकाइक जो हैं उनको कुछ छुपाने की कोशिश की जाए, कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है ना लोगों को पता चल सके। इस तरह की सारी कोशिशों के बाद क्या वजह है कि यूनाइटेड नेशन में उस तरीके से नोटिस नहीं लिया जा रहा कि इनको रोका जाए या फिर इनको बंद किया जाए? और दूसरे ममालिक, पाकिस्तान के अलावा जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी खास मौक़ों पर तो कोई ना कोई बयान उनकी तरफ से आ जाता है, उनके सरबराहों की तरफ से, लेकिन वैसे ना वो फॉलो अप लेते हैं ना वो बात करते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, जहाँ तक रीज़न है कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं, ये जिस वक्त इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर आप किसी दूसरे मुल्क से सपोर्ट मांगते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, ये बायलैटरल बेसिस के ऊपर ये होती हैं, डिप्लोमेटिक फेवर्स समझ लीजिए। आप जिस वक्त फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को कहते हैं कि आप प्लीज़ हमें इस पे कश्मीर इशू के ऊपर सपोर्ट कीजिए, तो बांग्लादेश आगे से ये पूछता है कि हमें आप जवाब में क्या देंगे, फलां इशू है हमारा, आप हमें उसमें सपोर्ट कीजिए। जब बांग्लादेश से पिछले 18 महीने में ऑफिशियली राब्ता ही नहीं किया गया तो बांग्लादेश हमें कैसे सपोर्ट करेगा? देखिए, ये सारी डिप्लोमेटिक जो हैं नॉर्म्स, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और बड़ा सिंपल भी है। ये उनके लिए बहुत सिंपल है जो 24 घंटे ये काम करते हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ। ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का भी। अब पाकिस्तान एम्बेसी में ऑफिशियली आपके चैनल के थ्रू बड़ी ओपनली ये बात कह रहा हूँ और मैं किसी से नहीं डरता सच बोलने से। वो कहते हैं ना कि अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान की एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में बिल्कुल बेकार है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कश्मीर इशू में। और पाकिस्तान के एम्बेसडर जो इस वक्त वाशिंगटन में बैठे हैं, सॉय अपनी ज़ात की प्रमोशन के और अपने दोस्तों के साथ अपने वक्त को एंजॉय करने के कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये उनका काम है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिक बेसिस के ऊपर इस चीज़ को उनको रियलाइज करवाएं। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, अब क्यों नहीं आज तक को हमारे एम्बेसडर ने इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया, क्यों इतना शोर नहीं डाला गया वाशिंगटन डीसी से? एक मुनीर अकरम साहब बैठे हुए ये न्यूयॉर्क में कुछ नहीं कर सकते। ये हर पाकिस्तानी एम्बेसडर का काम है, जो सऊदी अरेबिया में बैठा है उसका भी, जो नॉर्वे में बैठा है उसका भी, जो गैम्बिया में बैठा हुआ है उसका भी काम है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ अब आती हूँ। कहने को तो कहा जाता है कि शाह साहब ने तमाम एम्बेसडर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और बोला किसी वक्त भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है और वो इतने वो एक्टिव नजर आ रहे हैं तो काम उस तरीके से क्यों नहीं हो रहा? ना उनको अमेरिकी कांग्रेस के चक्कर लगाते देखा गया उस तरीके से, ना OIC के, ना यूनाइटेड नेशन के। आपको खुद भी पता होगा कितनी बार वो गए हैं। अगर आप कश्मीर कमेटी की बात करें, उमर कश्मीर के वजीर की बात करें, उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने है, तो फिर कैसे रिजल्ट निकलेगा, कैसे बात होगी? कश्मीरियों की सिर्फ बयान दे देना तो काफ़ी नहीं है। देखें, एक बात याद रखें, सबसे अहम बात है कि कश्मीर की जो स्ट्रगल है, जो बुरहान वानी की शहादत के बाद एक नई रूह फूंकी थी जंग आज़ादी को, वो कब तक बेचारे करेंगे जब उनका सपोर्ट नहीं है? उधर वो बलूचिस्तान में इंडिया कहता है मैं ये कर रहा हूँ,
मैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट करूँ, हम बलूचिस्तान को ज्यादा करेंगे, पाकिस्तान में तोड़ेंगे। हम कश्मीर का नाम लेते वो कहते हैं, डरते हैं जी कि वो हमें कहेंगे टेररिस्ट और ये मुल्क है। यहाँ पर हमने ये सोचने की बात है कि हमने देखें 3-4 फ्रंट्स होते हैं, 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी। आपने एम्बेसडर में आपके एम्बेसडर परमानेंट है, वो उनके काम डिफरेंट है, दे शुड कंटिन्यू डूइंग इट। फॉरेन पॉलिसी का अपना काम है, लेकिन आप साथ साथ ये जो एक कश्मीर मूवमेंट है जो उनका राइट बनता है, आप जब तक इंडियन अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल फौज को वो मारेंगे नहीं, जब तक ये हिंदू जो कौम है ना, इनको जब तक इनके सर पे डंडा नहीं बढ़ता ना, ये राम राम नहीं करते। जहां आपको मोदी दिखाएंगे लड़ाई कर देंगे, और एग्जैक्टली यही हो रहा है। हमें अब वो अपोलोजेटिक डिप्लोमेसी से निकलने की जरूरत है। हमें अगर कश्मीर की बात करनी है तो स्ट्रांग होकर बात करें, और अपने यूएन में जो एम्बेसडर हैं वो जो हमें पता होना चाहिए हमने किस। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, अपोलोजेटिक में छोड़ना पड़ेगी और आगे होकर अपना काम करना पड़ेगा जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो। बहुत शुक्रिया आपका मलिक नदीम आबिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हमीद लोन साहब हैं, हुर्रियत लीडर हैं, जबकि तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब्दुल हमीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप मुतमईन हैं जो पाकिस्तान की काविशें अब तक रही हैं, जब से ये नई हुकूमत आई है उसके तकरीबन 2.5 साल तो गुजर चुके हैं, इन्होंने जितनी एफर्ट्स की हैं उससे आप लोग मुतमईन नहीं, इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? 5 अगस्त के बाद जहां कश्मीरी नौजवानों के लहू ने आलमी ऐवानों को झंझोड़ा, वहीं हुकूमत पाकिस्तान की काविशें भी काबिल तहसीन है। ख़ासकर इमरान खान साहब, जिनकी लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दुनिया के अंदर फ़ैन फॉलोवर है उनका एक सॉफ्ट इमेज है, और जहां दुनिया का मीडिया भी उससे कवर करता है, जहां उन्होंने जनरल असम्बली से एड्रेस भी किया, आलमी रहनुमाओं की हिमायत भी हासिल की। पाकिस्तान जिस तरह से कर रहा है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा पुष्टिबान है, पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों को तन्हा नहीं छोड़ेगा। वही काम करने की ज़रूरत है मज़ीद डिप्लोमेटिक फ्रंट के साथ साथ। जहां अभी मेरे भाई ने बात की, हमें हर सतह की सपोर्ट चाहिए। हमें वहाँ मुसल्लह जद्दोजहद का हक जो है ना वो UN चार्टर के तहत है। इसी तरह से कश्मीरियों को भरपूर हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। और जहाँ दुनिया के अंदर हम जो आलमी दरसगाहें हैं, जो पार्लियामेंट है, जो यूरोप के अंदर है, बरतानिया के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, वहाँ हमने लॉबी करनी है। हम अपने उन लोगों से फ़ायदा उठाएं जो डायस्पोरा में काम कर रहे हैं, जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, जो असर-रसूख रखते हैं। यहाँ से भी ऐसे कुछ हमारे लोग हैं जो कश्मीर पर इदराक भी रखते हैं, वेल वर्सेड हैं, वो काम कर सकते हैं। ये करने की ज़रूरत है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन है। पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीरियों के पुष्टिबान रहा है, हमारे साथ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। कभी भी पाकिस्तान से जो है ना मायूस नहीं है। पाकिस्तान को ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दुश्मन इस वक्त बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये मुझे बताएगा, जो कश्मीर कमेटी के सरबराह हैं, अब वो क्यों उस तरीके से मुतहर्रिक नहीं नजर आए? पहले भी और अब भी ऐसे जिस तरह नजर नहीं आ रहे। अमूर कश्मीर के वजीर भी उस तरीके से काम नहीं कर रहे। ये इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या पॉलिटिकल जो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें भी इंटरफेरेंस का बहुत ज़्यादा होना है, या फिर इसके पीछे वजूहात आपको क्या नज़र आती हैं? देखें सहरा, सबसे बड़ी बात ये कश्मीर कमेटी एक ये बहुत अहम, इसके अंदर इनका जो चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं, दे शुड बी सिलेक्टेड जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों। दे शुड बी फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, जो कि पाकिस्तान जिसमें जर्नलिस्ट भी होने चाहिए, कश्मीर के लोग भी होने चाहिए, और आपके सेनेटर मैंने जो कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं वो होनी चाहिए, ताकि वो जब दुनिया में जाएं। जब से 2 साल से एक दफ़ा कश्मीर कमेटी के बाहर गई है, व्हाट द हेल आर दे डूइंग? इतने 2 साल वाली की परफॉर्मेंस तो देखें आप। आपको वो अमीन गंडापुर को डाल दिया, 1-2 को और डाल दिया, किसको आफिदी साहब हैं साथ। तो देखें ये बात है कि इनको आप लें, इनको भेजें, कश्मीर के लोग साथ हों, ताकि पूरी दुनिया को बताएंगे व्हाट इज हैपनिंग कश्मीर विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। आपकी एम्बेसीज को, फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि हर एम्बेसी से पूछें व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन,
व्हाट हैज यू डन इन प्रोजेक्टिंग द कश्मीर इशू टू दैट पर्टिकुलर कंट्री? कुछ नहीं। यूएन ऑब्जर्वर जो एम्बेसडर बैठे हैं आपके मुनीर अकरम साहब, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस किया? उनसे पूछें। क्या वो परमानेंट मेंबर्स को मिलते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स को कोई नहीं मिलते हैं। ये इसके साथ आप देखें, वो ओपनली हमें थ्रेट करते हैं कि जी हम ये कर देंगे, बलूचिस्तान में ये कर देंगे। आपने क्या किया? हम डरते कश्मीर का नाम लेते थे कि जी कश्मीर को क्या हम टेररिस्ट ना डिक्लेयर कर दें? और फिर आज़ाद कश्मीर से वो मुल्क को खड़ा होना चाहिए जब नई गवर्नमेंट आई है एसपीओ की मदद के लिए। इसका उनका लेजिटिमेट राइट है, आधे हिस्से को उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो दे हैव ऑल द राइट, दे शुड मूव फॉरवर्ड। उसको पाकिस्तान सपोर्ट करे, क्यों नहीं करते? ये उनका जो है लीगल राइट है। अगर इंडिया बांग्लादेश पे जाके मशरक़ी पाकिस्तान को अलग कर सकता है तो हम चुप करके बैठे। ये हिंदू को जब तक डंडा नहीं मारेंगे, ये दहशतगर्दों का जो टोला बैठा हुआ है ये इंडिया में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये सुधरेंगे नहीं। ये वही आरएस के जो लेके उसकी पॉलिसी को चल रहे हैं। इमरान खान ने भी बड़ी दफा ये बात की है। इसलिए भी आपको वो कहते पहले बताए ना आपने क्या किया है। ये हमने रिकॉर्ड करा दिया है सजा, नॉट द फॉर गॉड सेक मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान को, अमेरिका को बोले कि हमने आपके लिए क्या कुछ कर दिया है। बिल्कुल, हम आपको अफगानिस्तान में ट्रुप्स को लेकर आ रहे हैं ईस्ट की तरफ, क्योंकि हमें इंडिया का थ्रेट है, फिर भी उनको समझ आएगी। आप उनका सफारतकार काम करें, कमर्शियल बिजनेस बंद करें, उनको फ्लाइट भी मैंने बंद की है, हम उनकी फ्लाइट बंद भी कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर हम ये चीजें करेंगे तो फिर बात बनेगी, बिल्कुल प्रेशर बनेगा और दूसरों को भी समझ आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और हमारा मैसेज सही से पहुंचेगा। मैं अब्दुल हमीद लोन साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी। अब अफगानिस्तान का पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी पर अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में खारजा, दिफा, दाखिला और मवासिलात, इत्तलात के वज़रा, आला अस्करी हुकाम इसमें शिरकत करेंगे। मुशावरत होगी, सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई है। वहाँ पर एक फुल फ्लेज वॉर शुरू हो गई है। वहाँ से अमरीकी अफवाजें हमला करती हैं, यहाँ से तालिबान जो है वो रॉकेट हमले कर रहे हैं। काफ़ी वहाँ पर एक तसादुम की सूरत हाल है, खूनी तसादुम है। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है और हमें क्या करना चाहिए, हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारा अमन अफगानिस्तान के अमन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस पर ब्रिगेडियर सर आपके पास आऊँगी। मुझे ये बताएगा कि अभी ये नेशनल सिक्योरिटी का हम इजलास बुलाया गया हिकमत अमली पर गौर करने के लिए, सूरत हाल पर गौर करने के लिए। आपके ख्याल में जो करंट सिचुएशन अफगानिस्तान में है, हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं या फिर हमारा रोल खत्म हो चुका? देखें, पाकिस्तान जो है वो पहले ही बहुत रोल अदा कर चुका है और कर रहा है। सबसे पहले तो हमने पूरी कोशिश की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अफगान तालिबान को दो में बिठाया, उनके मुज़ाकरात किए, उनका अमन मुआहदा करवाया, इंट्रा अफगान डायलॉग करो, अफगान गवर्नमेंट के साथ किया। प्रॉब्लम है कि आपकी नीयत तो ठीक होनी चाहिए। जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अपने ट्रुप्स को, नेटो ट्रुप्स को लेके निकला है रात की तारीखी में, यू थिंक कि वो चाहते हैं कि वहाँ पर अमन हो? अगर वो अमन चाहते हैं तो पहले क्यों नहीं वो ब्रॉड बेस्ड एथनिक इशरफ गनी को कहा कि यू स्टेप डाउन, ही द वन जो स्टूज है उनके हाथ में ये एक किस्म का कठपुतली है अमेरिकन के, उनकी बात नहीं मान सकता। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते, अभी वो रिजाइन नहीं कर रहा और पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये चीजें बताने की हमें है कि जी हमें इस वक्त पाकिस्तान ने जो रोल किया अमेरिकन को बताएं। एक हद जब आप होती पोजीशन में अमेरिकन वहाँ स्ट्रांग होते, उस वक्त अगर वो तस्वीर करते तो हो जाता। अब जबकि अफगान तालिबान इतने स्ट्रांग हो गए हैं, तो उनको नजर आया काबल पे कब्जा, तो वो अपनी टर्म पे डिसाइड करेंगे, फैसले करेंगे। अब अफगान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ले रहे हैं बात करें, लेकिन अगर अभी भी आप पकड़े, इसका मतलब कि इंडिया, अमेरिका, अफगान गवर्नमेंट, दे डोंट वांट पीस इन अफगानिस्तान, दे वांट सिविल वॉर, दे वांट अनरेस्ट। जितना वहां झगड़ा होगा, जितना सिविल वॉर होगा, उतना इंडिया को, रॉ को, दाइश को, तहरीक के तालिबान को वो सपोर्ट करके बलूचिस्तान में प्रॉब्लम डालेंगे। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब हमारा सीपीआर मंसूबा डिले होगा, जो कि असल टारगेट है। हमें ये बातें सब समझ है। ये आई होप के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें सारी चीजें डिस्कस होती हैं एंड वो एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इंडिया को वार्न करते हैं कि दिस इज हाउ वी वांट टू फंक्शन। तो ब्रिगेडियर साहब, ऐसी सिचुएशन में अब अमेरिका पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहा है कि वो अफगान महाजरीन की सरहदें खोल दे। अगर ये सरहदें जो खोलने का मुतालबा है, ये दोनों ममालिक के माबैन जो पहले से जारी कशीदगी है उसमें मजीद इजाफे का बायस भी कहा जा रहा है कि बन सकता है, तो ये पाकिस्तान को सरहदें खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए इस वक्त? देखें, ये अमेरिकन बहुत ही गलत डिप्लोमेसी करते हैं। ये उनके लिए सरहदें खोल रहे हैं जो इनके वहाँ पर सपोर्टर थे,
जो इनके साथ वहाँ काम करते रहे हैं, जिनको कम तालीम के टारगेट हैं, अगर इतनी हमदर्दी है तो वीजा दें ना, ले जाए अमेरिका उठा के, कौन रोकते हैं? यूरोपियन यूनियन में ले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज में ले जाएं जो आपके नेटो के एलाइज हैं। वाई पाकिस्तान एंड टर्की और ईरान को वो कह नहीं सकते कि उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। पाकिस्तान पहले 30 लाख लोगों को दे रहा है ताकि हम इकोनॉमी और तबाह हो जाए और टेररिस्ट आ जाए, गैंग्स आ जाए, और वो इनके ये खास ये लोग जो ये तो अमेरिकन पे रोल पे थे, जो वहाँ पर उनके लॉजिस्टिक्स और उनके साथ काम करते थे ठेकेदार, हम इनको कैसे ले सकते हैं? अमेरिका को, पाकिस्तान को वी शुड बी वेरी बोल्ड इन अ पॉलिसी नाउ। वी शुड फर्स्ट टाइम हम बिहेव करें न्यूक्लियर कंट्री के तौर पे। अमेरिका को क्लियर बताना चाहिए, वी विल नॉट लेट दीज पीपल कम इनटू पाकिस्तान। अगर आपने ये 30-40 हज़ार लोगों को उठाना है तो उनको वीजा दें, लेके जाएं, जहाज भेजें, ले जाएं। वाई पाकिस्तान? अच्छा, अब इसमें जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो भी इस वक्त कुछ खास दिखाई नहीं देते हैं। आपको पता है कि मोहित यूसुफ साहब ने अमरीकी हुकाम के सामने ये मामला उठाया कि सदर बाइडन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात नहीं कर रहे। इस पर भी काफ़ी ये कहा गया कि भाई क्यों ऐसे कहा गया है, आपकी अपनी सुबकी हुई है, खुद को डिग्रेड आप क्यों कर रहे हैं? इस तरह के तो मामले को हाईलाइट ही नहीं करना चाहिए था। सैरिश, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आई रेट मोहित यूसुफ अ गुड पर्सन। वाई शुड वी टॉक कि वो बात नहीं कर रहे, ना करें बात। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा कि मैं इससे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप क्यों बार बार बात कर रहे हैं? करनी होगी। पाकिस्तान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, वी आर एन इस्लामिक कंट्री, वी हैव गॉट अ वेरी वेरी फाइटिंग एंड बैटल हार्डेंड आर्मी एंड फोर्स। हम एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ऐसी हैं कि हमें कोई इग्नोर नहीं कर। बी क्लियर, इसलिए बी फर्म, हैव अ क्लियर डिप्लोमेसी और उसके ऊपर चलें। कोई जरूरत नहीं है किसी बात की। आई एम वेरी हैप्पी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनके सिक्योरिटी एडवाइजर से, उनके फॉरेन सेक्रेटरी से, उन सबसे मिलने से इनकार किया। बिल्कुल ठीक किया। बिल्कुल। अच्छा, ये चीजें अब हमें अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप जानते हैं कि ये कहा गया कि अमेरिका ने अच्छा खासा पैसा अपना ज़ाया किया, अपना टाइम ज़ाया किया, उसको बहुत पहले अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाल लेनी चाहिए थी। लेकिन अब जितनी तेज़ी के साथ इनखला हुआ कि रातों रात वो लोग वहाँ से खाली करके चले गए। जो अफगान हुकाम है उनको भी तकरीबन 3-4 घंटे बाद पता चला कि बेस अब खाली हो चुके हैं। लोगों ने वहाँ पर लूट मार भी की और उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि सिचुएशन क्या है। ये जो एकदम से अफरा तफरी दिखाई दी है और खामोशी से निकल जाना, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? और दूसरा, अब इस सारी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि खित्ते के अमन को लेके ये कितना बड़ा सवालिया निशान है कि वहां पर लड़ाई अब संगीन होती जा रही है? देखें, ये अगर मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर अमेरिका चाहता था यूएसए कि वहां पर ऑर्डरली विथड्रॉ हो, वहां की गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करे, इंटरिम गवर्नमेंट बनाए जो बाद में इलेक्शन होल्ड करे, और इसमें अफगान तालिबान की रिप्रेजेंटेशन ऑफ 50% पश्तून हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दे। आपने कठपुतली अपने बिठाए हुए हैं और रात की तारीखें में जैसे जा रहे हैं, बग्राम से निकले हैं। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हो, वो चाहते हैं वहाँ पर खून रेजी हो, वो चाहते हैं वहाँ पर सिविल वॉर हो। जितने हालात खराब होंगे, ना रशिया वहाँ पर आ सकता है, ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज को पाकिस्तान कनेक्टिविटी होती है ताकि वो गवादर पे कारोबार करें, ना चाइना को कामयाबी होती है कि सीपैक हिंदुस्तान के थ्रू इंडिया प्रॉब्लम करेगा, वो भी डिले हो जाएगा। सारी चीजें जो हैं वो उनको सूट करती हैं। दिस इज द रीजन हम कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए अमेरिका को क्लियर टर्म में बताए कि आपने ये गलतियां की हैं, और वी फील नाउ टू मेंट अभी भी अफगान अशरफ गनी को बोलने के वो स्टेप डाउन हो जो अफगान तालिबान की रिक्वायरमेंट है, और फिर उनको अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे अफगान तालिबान को, ताकि वहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड एथनिक गवर्नमेंट बने। अच्छा, हम तो बारहा ये बात ब्रिगेडियर साहब कह चुके हैं कि अफगानिस्तान का जो तनाज़ा है इसका हल सियासी है, फौजी हल इसका नहीं है। लेकिन अब वहाँ पर सूरत हाल जितनी संगीन हो चुकी है कि तालिबान बेशतर अजला पर कब्जा कर चुके हैं, टीवी स्टेशंस पर कब्जा किया जा रहा है, उन्होंने काफ़ी वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ, और अगर अमेरिका की सूरत हाल को देखा जाए तो उनके साथ पॉलिसी किस तरह होनी चाहिए? अगर हमारे साथ बाइडन बात नहीं करते हैं तो अमेरिकी हुकाम से हमें तो कांटेक्ट में रहना है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर लेवल पर किस तरह बात होगी? पॉलिसी होनी क्या चाहिए? देखिए सैरेश, बात यह है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर की, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, बाकी सबको तो उनसे कांटेक्ट है ना, तो हम उससे वी कीप परसुइंग अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कि जी आप अमेरिकन जो अफगान गवर्नमेंट है उसको बताएं
कि दे उनको करने को बोले ही शुड स्टेप डाउन, जो तालिबान की रिक्वायरमेंट है, और पाकिस्तान को कीप परसुइंग अफगान तालिबान के जी डोंट गो फॉर खून रेजी, आप थोड़ा होल्ड करें, आपने ज्यादा एरिया कब्जा कर लिया है, सिर्फ काबुल को इनसर्कल कर लें, काबुल का पानी बंद कर दें, खुद ब खुद ये पाँव पे गिरेंगे, इंस्टेड ऑफ क्यों आप मारना शुरू कर दें, और जुल्म अपने लोगों के साथ मत करें। अगर वो शियाज हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब कुछ हल्के अब ये भी कहते हैं कि हमने पहले भी बड़ा नुकसान उठाया है, बेगानी जो एक आग है उसमें कूद कर अपना बहुत नुकसान किया है, अब हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। नहीं दूर देखें, हम ये कह रहे हैं कि जो भी अफगान पीपल अपनी मर्जी की हुकूमत सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा। अमन के लिए हम पूरी कोशिश कर सकते हैं, हम अफगान गवर्नमेंट को भी परसू कर सकते हैं, हम अफगान तालिबान को भी कह सकते हैं, जितना कुछ कह सकते हैं जी कि आप ऐसे मत करें, आप अपनी मर्जी की वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लें जो बाद में इलेक्शन करवाए, और फिर एक प्रॉपर एथनिक जितने हजाराज हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, पश्तून हैं, सब मिलकर हुकूमत बना लें, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करें। साथ ही साथ इसमें पाकिस्तान, ईरान, चाइना के तीसरे कंट्री, ये दे हैव टू बी रिमेन टुगेदर, दे हैव टू पुश अफगान तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट कि वहाँ अमन हो, शांति हो, और वहाँ हालात खराब हो, ताकि इंडियन रॉ निकल जाए, इंडियन इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की है डिप्लोमेटिक मामलात को लेकर, ताल्लुकात को लेकर, अफगानिस्तान से और अमेरिका से पाकिस्तान के। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे एक नौजवान की जिन्होंने कायद आज़म को खराज तहसीन पेश करने का मुनफरिद तरीका अपनाया है, और वो ऐप डेवलपर हैं। पाकिस्तानी नौजवान ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए खुसूसी एक ऐप बनाई है, और इनका नाम है माजिद अजीज़, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ भी मौजूद हैं। सबसे पहले माजिद, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुझे सबसे पहले अपनी इस ऐप के हवाले से बताइए, आपने किस तरह तैयार की, आपको आइडिया कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम जी। हमने ये ऐप सबसे पहले तैयार करना शुरू की जब पाकिस्तान को और मुख्तलिफ ममालिक को हमने देखा कि हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न ऐप्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर और एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने सोचा कि पूरी ऐप खुद बनाना शुरू करें, एंड टू एंड, जो हमारी सिक्योर और अपने कंट्रोल के अंदर हो, प्लस इसको ग्लोबल स्केल पे लेके जाया जाए, ताकि हम जो बड़े जाइंट्स हैं जो कि डेटा बेचने के मॉडल पे चल रहे हैं, जिसके अब अनकरीब कुछ अरसे पहले लोगों को नुकसानात भी नजर आना शुरू हो गए, हम उस डेटा सेलिंग मॉडल से हटें। तो इसके लिए हमें चाहिए था कि हम ना सिर्फ हम एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप वगैरह मुकाबले की ऐप बनाएं, बल्कि उससे बढ़ के नए फीचर्स दें। सही। सो इसलिए हमने इस तरह की इसमें नई चीजें इंट्रोड्यूस की, जो कि आपकी ऑलरेडी चैट ऐप से ज्यादा फीचर्स दे रही हैं, और इसी के सिलसिले में फिर हमने मोहम्मद अली जिन्ना साहब को खराज तस्लीम भी पेश किया है। सही। अच्छा, अब इसकी खुसूसियत क्या है? आप किस ऐप को कोई डाउनलोड करेगा तो वो क्या इसमें देख सकता है, हमारे नाज़रीन के लिए बताइए। जी, अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप सबसे पहले तो जिस तरह बाकी ऐप्स में कम्युनिकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी तरीके से इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई ऐड नहीं है, कोई पेमेंट्स नहीं है, और किसी किस्म के डाटा की कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। फिर इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जाके आप मुख्तलिफ इश्यूज इंस्टॉल करके, आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंस्टॉल करके अपने टीवी लॉन्च में, अपने बाहर लॉन में उनको रियल लाइफ में देख के अपने बच्चों के साथ दिखा सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मजीद उनकी कुछ चीज़ें लाइव देख सकते हैं। अच्छा, ये बच्चों को हिस्ट्री समझाने के लिए बड़ी अच्छी एक ऐप है कि आप एक करेक्टर को जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है वो दिखा भी सकते हैं, फिर उनकी तकरीरें, उनकी वीडियोज़ उनको दिखा के, सुनवा के बहुत कुछ बता सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपकी काविश है माजिद। आपने व्हाट्सएप की टक्कर की भी एक ऐप आप माजी में बना चुके हैं, उस ऐप के हवाले से बताइए। जी, ये उसी ऐप का एक हिस्सा है जिसका नाम है ज़ैप बडी। व्हाट्सएप की टक्कर की हमने मुकाबले की ऐप ना सिर्फ बनाई है, बल्कि उसमें बहुत सारे नए फीचर्स डाल के इसके हमने पेटेंट्स भी अब माशाल्लाह अप्रूव और ग्रांटेड करा लिए हैं। सो इसके ना सिर्फ हमने एक लोकल डेवलप किया, बस को एक इंटरनेशनल लेवल पर जाके मनवाया भी है। तो इसको काफ़ी अच्छा सराहा गया है, स्पेशली इन लाइट जो रिसेंट सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, और हम इसको मजीद ग्रो कर रहे हैं, मजीद इसमें नए फीचर्स डाल रहे हैं। इसका मतलब है ऐप डेवलपिंग की जो फील्ड है उसमें आप बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, और बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर योर फ्यूचर। बहुत शुक्रिया आपका माजिद अजीज़, आप हमारे साथ मौजूद। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।